it is my humble privilege to welcome our Honorable Chief Guest, Mr. Jamyang Sering Namgyal, Honorable Member of Parliament, Ladakh, for the keynote address. Please welcome Honorable Member of Parliament, Mr. Jamyang Sering Namgyal. नमस्ते, केम छो, मजे में छो। बहुत बहुत धन्यवाद मंच पे विराजमान ऑनरेबल मेयर साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर साहब और इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों, विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले पूरे लद्दाख वासियों की ओर से आप सबको एक बार फिर से झूले के साथ अभिनंदन करना चाहूंगा और आप लोगों के ओर से भी झूले का ही रिप्लाई सुनना चाहूंगा एक ऊंची आवाज में, झूले कभी ना भूले। इससे क्या होता है, सबके माइंड में बैठ जाता है, नहीं तो भूल जाता है। मैं धन्यवाद इस बात को भी देता हूं, गुजरात यूनिवर्सिटी और लद्दाख यूनिवर्सिटी दोनों मिलके एक कोलैबोरेशन, एक एसोसिएशन या एक इनिशिएटिव जिसको कह सकता है आज यहां पे हो रहा है, जिसके माध्यम से केवल आने वाले पीढ़ियों का ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का एक बहुत बड़ा कल्याण और योगदान होने जा रहा है। मैं आज के इस तिथि को एक ऐतिहासिक डेट मानता हूं। जिस तरह यहां वाइस चांसलर साहब दोनों ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के इस 21st सेंचुरी की युग में हम कैसे चले, कहां चले, विकास के नाम पे कहीं विनाश ना हो रहा है क्या? जब तक हर एक व्यक्ति अपने जिम्मेवारी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे, तब तक मैं समझता हूं सस्टेनेबिलिटी एक फैंसी वर्ड बन के रह जाएगा। वैसे भी आज के समाज में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक, इन्हीं शब्द को प्रचार करके सरकार से फंडिंग लेते हैं, बहुत सारे प्रचार प्रसारण करते हैं। ये रोजमर्रा जिंदगी में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये शब्द ऐसा है लोगों को अटैक कर जाता है। लेकिन आज यहां पे जो एमओयू साइन हुआ दो यूनिवर्सिटी के बीच, दो डायनेमिक वाइस चांसलर्स के लीडरशिप में ये कदम उठा रहा है, ये अल्टीमेटली ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट करने वाले एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोग्राम है, एक प्रपोजल है। अब हम सबका ये दायित्व बनता है इसको आगे कैसे ले जाएं, और ये पूरे भारतवर्ष में से गुजरात में हो रहा है। इसका अपने आप में एक महत्व है। इस गुजरात की भूमि ने केवल भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को एक शांति सिखाया गांधी जी के द्वारा, सरदार वल्लभ पटेल जी के माध्यम से एक स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड लीडरशिप दिया। और आज के युग में भी माननीय नरेंद्र मोदी जैसे, माननीय अमित शाह जैसे एक इतने, मैं हमेशा कहता हूं ये केवल एक भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, केवल एक भारत के गृह मंत्री नहीं है, ये युग पुरुष है, युग पुरुष। और ऐसा युग पुरुष गुजरात की भूमि ने पूरे देश दुनिया को देने का काम किया।
और इससे बड़ा पवित्र जगह हमारे लिए क्या हो सकता है कि ऐसे एक एमओयू यहां पे साइन हो रहा है। साथियों में हिमालय क्षेत्र से आते हैं। लद्दाख 2-4 साल पहले बहुत कम लोगों ने सुना या बहुत कम लोगों ने जाना। हम जब पढ़ने के लिए कोई जम्मू जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, भारत के अलग अलग शहरों में जाते हैं, तो हमारे इस छोटे नाक छोटे आंख को देख के लोग पूछते थे आप कहां से हो। हम कहते थे भाई साहब हम लद्दाख से है। तो लद्दाख कहां है? चीन में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, कहां है? तो वो इमोशनल इंटीग्रेशन नहीं हो पाते थे। एक आदमी के किसी के जीवन में आइडेंटिटी, उसका एक डिग्निटी होते हैं, और जिसका डिग्निटी साथ ना हो फिर वो जीने में भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं युग पुरुषों ने धारा 370 को हटा के और लद्दाख के पहचान को उभारने का जो काम किया, और जिसके बाद लद्दाख में विकास के नदी जो बहा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जो विकास के नदी बहे, वो रोज के मीडिया के माध्यम से आप सबको देखने को मिलता है। लेकिन जो देखने को नहीं मिलता है, ऐसे 3 चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछता है कि 370 पे आपने बहुत जबरदस्त भाषण दिया, विपक्ष को तो आपने दो डाला, उसके बाद क्या हुआ वो हम सुनना चाहते हैं। उसके पहले का तो हमने बता दिया 70 साल की कहानी, लेकिन उसके बाद का क्या हुआ। मैं इस मंच से पूरे गुजरात को, पूरे देश को मैं बताना चाहता हूं, लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी होने के बाद 3 सेंस का डेवलप हुआ। सबसे पहले सेंस ऑफ इंटीग्रेशन। पहले हमें खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाते थे कि हम भारत के अंग है कि नहीं है, कोई पूछने वाला है कि नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कब चीन खा जाएंगे, कब पाकिस्तान गड़बड़ कर जाएंगे, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है। लेकिन आज इस सरकार ने, माननीय मोदी जी की लीडरशिप में, ऐसे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने भारत की सीमा सुरक्षा करने का जो काम किया, अब हमें लगता है नाउ वी आर फुल्ली इंटीग्रेटेड एंड वी आर वेल सिक्योर्ड। यह सेंस डेवलप किया जो आंखों से देखने को नहीं मिलेगा, यह एक भावना है। दूसरा, सेंस ऑफ डिग्निटी। आज मैं इस मंच पे क्यों खड़ा हूं? मेरे से पहले लद्दाख से कोई एमपी नहीं आते थे क्या? बहुत लोग आते थे, एमपी आते थे, मिनिस्टर आते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे। आज इस तरह के मैं भारत के अलग अलग कोने में जाता हूं, इसी तरह मैं मंच से बड़े बड़े सभा को मैं लेक्चर देता हूं, मैं स्पीच देता हूं, मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूं। इससे एक आदमी का ही नहीं बल्कि एक कम्युनिटी का, पूरे एक रीजन का एक डिग्निटी उभार जाता है। तो यह सेंस ऑफ डिग्निटी 370 खत्म होने के बाद लद्दाख वालों को मिला है। एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट। गुजरात का अपना एक आइडेंटिटी है। लद्दाख में बहुत सारे टूरिस्ट यहां से आते हैं, बहुत मीठा खाने वाले लोग हैं, जबान भी मीठा होते हैं, लोग भी मीठा होते हैं। मैं पॉलिटिक्स में आने से पहले एज अ स्टूडेंट में पार्ट टाइम टूरिस्ट गाइड मैंने जॉब किया, तो अलग अलग टूरिस्ट ग्रुप के साथ हमने डील किया। तो स्वभाव से हम पहचान लेते हैं ये कहां के है, क्योंकि मान लो गाड़ी में किसी ने मिठाई का डिब्बा रखा हो, हाँ गुजराती ग्रुप है, सबसे पहले केम छो बोलो, चल पड़ो। तो ये अलग अलग टेस्ट होता है। तो लद्दाख वालों का भी अपना एक टेस्ट होता है। झूले के साथ हम शुरू करते हैं। तो आज पूरे भारत वर्ष में जहां से भी आपको छोटा आंख छोटा नाक वाले मिले, आप झूले बोलना, झूले का अगर रिस्पॉन्स दिया, अब समझ लो ये लद्दाख वाले। तो ये आइडेंटिटी उभारने का काम जो है, ये 3 सेंस डेवलप हुआ है जो किसी
ऑफ लद्दाख लद्दाख के अलग अलग क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जिस तरह हम सब जानते हैं, लद्दाख एक फ्रजाइल इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं, इस पर्यावरण के संरक्षण के बारे में आज दुनिया के सभी लोग चिंता कर रहा है, केवल लद्दाख वासियों का चिंता नहीं है। मैं आपको एक केस बताऊंगा। लद्दाख 100% ग्लेशियर फेड वाटर पे डिपेंड है। आपके यहां बरसात से खेती होते हैं, बारिश से होते हैं या ग्राउंड वाटर से होते हैं, वहां ऐसा नहीं होते। वहां ग्लेशियर वाटर मेल्ट होते आते हैं, उसी से खेती जिंदगी उसी से चलते हैं। अब हमारे सामने सवाल यह खड़ा होता है, जब ये ग्लेशियर ही नहीं बचेगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, क्लाइमेट चेंज के कारण से ग्लेशियर इतने स्पीड में खत्म हो रहा है, पता नहीं ये ग्लेशियर कितने साल अभी जिंदा रहेगा। जब ग्लेशियर ही नहीं बचेगा तो लद्दाख कहां बचेगा? अब हम क्या दिल्ली से, यूपी से हम पानी ढो के उस पहाड़ पे चढ़ेंगे क्या? कैसे हम इस वाटर को एलिवेट कर सकते? तो यह सबसे बड़े चिंता की विषय है। अब यहां पर सस्टेनेबिलिटी शब्द का उपयोग आता है। अब उसमें इस ग्लेशियर को खत्म करने में लद्दाख वालों का बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से, ग्लोबल वार्मिंग, केवल हम एक बिंदु पे उंगली नहीं रख सकते कि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज केवल इसकी वजह से हो रहा है। तो ये देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फैक्टर्स, जिसके कारण से सबसे फर्स्ट फ्रंट पे हम बैठे हैं, जो हम पानी खत्म होते देख रहा है, और इसका उपाय क्या हो सकता है? तो इन चीजों को स्टडी करना, इन चीजों के बारे में हम कैसे इस ग्लेशियर को बचा सकते हैं, मैं बताना चाहता हूं वीसी साहब, आपके परमिशन से। मैं एमपी होने से पहले, जिस तरह हमारे यहां मेयर साहब बैठे हैं, वहां हमारा लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जिस तरह नॉर्थ ईस्ट में है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। उसका मुझे 7 महीने का चेयरमैन के तौर पे मुझे काम करने का मौका मिला। तो उस वक्त हमने एक चिंता यह किया कि लद्दाख जो है कितना इंडिपेंडेंट है, यानी कि आत्मनिर्भर कितना है और डिपेंडेंट कितना है। तो हमने थोड़ा सर्वे किया, छानबीन किया। तो एक जमाना था व्हेन लद्दाख वाज इंडिपेंडेंट किंगडम। आप लोग मेरे बात का यकीन नहीं करेंगे, बाहर से, यानी कि लद्दाख के उस पहाड़ के बाहर से एक सुई भी नहीं आते थे। सुई भी हम खुद बना लेते थे, धागे भी हम खुद बनाते थे, खाने पीने से लेके कपड़ा बुनना, यह सारा लद्दाख जो है एक सेल्फ डिपेंडेंट, जिसको हम आज आत्मनिर्भर भारत के नारे जो कहते हैं, वो कंप्लीटली आत्मनिर्भर थे, क्योंकि पूरा ग्लेशियर से ऐसे सराउंडेड थे, बाहर आने जाने के रास्ता भी नहीं थे, तो जीना भी है, तो वहीं से इनोवेट करके सारा। लेकिन जब से 1948 में पाकिस्तान के ट्राइबल हमला जो शुरू हुआ, तो भारत ने वहां पे तुरंत एयरपोर्ट बनाना शुरू किया। इंटरेस्टिंगली लद्दाख में गाड़ी से पहले जहाज आया। हम लद्दाख वाले वो खुश नसीब वाले हैं, हमने व्हीकल से पहले एरोप्लेन देखा। जब एरोप्लेन आया तो धीरे धीरे बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम से मनाली से रोड बना, श्रीनगर से सड़क बना, तो बाहर से सप्लाई भी आना शुरू हुआ। तो हमारे लोगों ने वो इजी वे ढूंढते हुए, किसी ने खेती छोड़ दिया है, किसी ने बुनाई छोड़ दिया है, किसी ने सिलाई छोड़ दिया, तो धीरे धीरे डिपेंडेंसी होते गया। 2021 पहुंचते पहुंचते हम ओवर डिपेंडेंसी हो गए। 2018 में हमने एक स्टडी किया, उसका जो रिव्यू मैंने फिर लिया। आज के डेट में खाने के सामान जो है 70% जो है बाहर से आते लद्दाख में, या दिल्ली से, श्रीनगर से, मनाली से 70%। तो ये एक हमें रीथिंक की बात आते हैं। जब when लद्दाख was सेल्फ डिपेंडेंट, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, विदाउट एनी हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड टुडे आज हमारे पास मेहनत के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी सपोर्ट है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे। वजह क्या है इसका? आज हमारे पास ये बेरन माउंटेन को इरिगेट करने के लिए ड्रिप इरिगेशन है, पहले नहीं था। स्प्रिंकल इरिगेशन का सिस्टम है, पहले नहीं था। तो ये सारा करने की जरूरत है। तो ये सारा स्टडी जो है लद्दाख यूनिवर्सिटी कर रहा है।
बहुत बढ़िया स्टडी हो रहा है। तो आज यूनियन टेरिटरी लद्दाख अलग से बनने के बाद हमें इसी चीज की आवश्यकता था कि सस्टेनेबिलिटी हम कैसे करेंगे, क्योंकि जब भी मैं कहता हूं हम कहीं विकास कर रहे हैं, विकास फॉर हुम, एट व्हाट कॉस्ट? कहीं हम इस खूबसूरत पर्यावरण को विनाश करके हम विकास तो नहीं कर रहे क्या? हम रेलवे लाने के बहाने से ग्लेशियर को हम खत्म तो नहीं करने जा रहे क्या? हम इंडस्ट्री लाने के जल्दबाजी में कहीं हम पॉल्यूशन तो नहीं क्रिएट कर रहे क्या? तो डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट एंड फॉर हुम, एट विच प्लेस? तो ये WH का कुछ क्वेश्चन है, हमेशा हम डेवलपमेंट के आगे जोड़ के देखते हैं कि अगर ये सारा उत्तर हमें ठीक से मिलता है तो ये यहां पे करेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो सस्टेनेबिलिटी जो है, ये सारा स्टडी करने का, पॉलिसी बनाने का, लोगों को गाइड करने का जो दिशा दिखाएंगे। और इसके लिए मैं गुजरात यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वैसे भी गुजरात यूनिवर्सिटी का एक इतिहास है, बहुत लंबे पुराने एक इतिहास है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस तरह स्थापना किया, और आज मुझे ये जान के बहुत गर्व महसूस हुआ, इस यूनिवर्सिटी में लगभग 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स यहां से शिक्षा लेते हैं। 350 से ज्यादा कॉलेजेस जो इसके साथ एफिलिएटेड थे। जिस तरह अभी लद्दाख यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन हुआ, इसी तरह दुनिया के बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के साथ आपका एसोसिएशन चल रहा है। तो हमारे लिए इससे ज्यादा एक गाइडिंग इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, लद्दाख में अलग अलग फील्ड में हम काम कर सकते हैं। टूरिज्म तो है, ये पूरे दुनिया में मशहूर है। एक सस्टेनेबल टूरिज्म हम कैसे ग्रो करें, एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हम कैसे ग्रो करें। मैं स्पोर्ट की अगर आपको जिक्र करूं, आज हमारे देश खेलो इंडिया के जब से मूवमेंट शुरू किया, स्पोर्ट्स में हमारे देश बहुत आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में अब कुछ चीजें हमें करने की जो आवश्यकता है, हमें हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करने के लिए लद्दाख से अच्छा बेहतर जगह नहीं हो सकता है, मैं आपको बता सकता हूं। विंटर स्पोर्ट्स के लिए हमारे देश में विंटर स्पोर्ट्स की जगह कहां है? हम विदेश ही दौड़ते हैं, हमेशा विदेश ही दौड़ते हैं। लद्दाख अपने पास एक स्वर्ग जैसे जगह है, एक अनुकूल जगह है इस विंटर स्पोर्ट को डेवलप करने के लिए। वहां स्नो रिलेटेड स्पोर्ट हो, आइस रिलेटेड स्पोर्ट्स हो, उससे बड़ा जगह अच्छा नहीं हो सकता। और यह केवल लद्दाख के विकास ही नहीं, पूरे देश के लिए एक एसेट्स बन जाएगा। जिस तरह हमें हमारे जो मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में है, वो देश का एक एसेट है, उसी तरह विंटर स्पोर्ट का हब लद्दाख में हो सकता है। यह जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इसका इनिशिएट ले सकता है, इसका लीड ले सकता है। उसी तरह बहुत सारे चीज प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया, खासकर लद्दाख में। ग्लेशियर का तो मैंने पहले जिक्र किया। मेडिसिनल प्लांट, आज चाइना कितने व्यापक रूप से काम कर रहा है, और लद्दाख एक मेडिसिनल प्लांट का हब हो सकता है, ट्रेजर हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी, दुनिया के लोग दौड़ के आते हैं, करोड़ों खर्चा करके वहां शांति ढूंढने के लिए आते हैं, और यह शांति जो है हम ब्रांडिंग करके मार्केट से नहीं खरीदा जा सकता है। और उसके लिए एक राइट प्लेस होगा एक सेल्फ हीलिंग के लिए, इस भागदौड़ी जिंदगी में, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में। और इससे ज्यादा इससे ज्यादा एक बढ़िया फील्ड कहां हो सकता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इसमें भी लीड ले सकता है, क्योंकि लीड इसलिए ले सकता है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अनएक्सप्लोर है, और इसका हमें बेनिफिट लेना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं, हमने इन चीजों का एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है। कहीं एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट के शब्द में कोई कंफ्यूज ना हो जाए। पैसा कमाने के जल्दबाजी में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है। और केवल लद्दाख की आइडेंटिटी, पहचान, ट्राइबल कल्चर को ही नहीं, इस प्राकृतिक सौंदर्य को, इस देश की खूबसूरती को हमने बचाना है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं
वी वांट टू बी इंटीग्रेटेड, वी डोंट वांट टू बी एलिमिनेट। हम किसी के साथ खत्म नहीं होना चाहते हैं, अपने पहचान को, इस प्राकृतिक सौंदर्य को बचा के हम देश के साथ, देश का एक अटूट अंग बन के हम आगे उभरना चाहते हैं। और यह मौका आज गुजरात यूनिवर्सिटी से, यहां से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी लद्दाख शुरू करके, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद इस बात की भी देना चाहता हूं, यहां पे एक लद्दाख हाउस खोलने का जो निर्णय लिया, जिससे हमें पूरा उम्मीद है केवल लद्दाख के इस छोटे आंख छोटे नाक वालों के कल्चर और पहचान ही नहीं, बल्कि लद्दाख के एक प्राकृतिक सौंदर्य है, इसके बारे में भी जानने के, रिसर्च करने के बहुत सारे जो अनएक्सप्लोर्ड चीजें हैं, जियोलॉजी को लेके, ज्योग्राफी को लेके, वाइल्ड लाइफ को लेके, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके, टूरिज्म को लेके, स्पेस को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, इतने सारे जो रिसर्च के सब्जेक्ट मैं आपके सामने ऐसे धड़ाधड़ गिन रहा हूं, और भी अनगिनत चीजें हैं, इन सबको एक स्टडी सेंटर के प्लेटफॉर्म में लाके हमारे देश के रिसर्च स्कॉलर को एक अपॉर्चुनिटी देने के काम यहां से शुरू हो रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और पूरा अपेक्षा करता हूं, पूरा विश्वास करता हूं, केवल उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास करता हूं, इससे जगह बढ़िया हमारे लिए नहीं हो सकता है। मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अंत में एक बार फिर से झूले। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नामग्याल जी।